Hello students, welcome to Swavlambi. Today is our 22nd lecture of complete quantitative aptitude series and second lecture of average. In the previous lecture, we have discussed basic concept related with averages and the concept of equal distribution. In today's lecture, we will discuss properties of averages. If you haven't watched our previous lecture, make sure to watch it because the concept of equal distribution reduce our calculation tremendously. Now let's start. Property number 1. Let's suppose we have three numbers. The average of these three numbers, जो ये तीन नंबर हैं, जो इनकी औसत आएगी, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है. अभी मेरे को मेन मोटिव औसत पे नहीं है कि जो उसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा जो मिनिमम वैल्यू है उससे बड़ी आएगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे छोटी आएगी. क्योंकि हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट में ये डिस्कस किया था कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो किसी को कुछ अमाउंट दे देती है ताकि सबके पास इक्वल अमाउंट आ जाए, और जो सबसे छोटा होगा वो किसी को देगा थोड़ी, उसको तो कोई और देगा, तो उसको किसी से मिलेगा. तो एवरेज हमेशा सबसे छोटे वाले से बड़ी आएगी और सबसे बड़े वाले से छोटी आएगी. यानी कि इन तीनों की जो एवरेज आएगी वो क्या होगी? 10 से ग्रेटर देन, और क्या होगी? 40 से लेस देन. ठीक है, इन तीनों नंबरों की एवरेज 10 और 40 के बीच में आएगी. यानी कि एवरेज हमेशा सीरीज के मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर के बीच में लाई करती है. ये हमारी होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम थ्री नंबर सपोज करते हैं, ए, बी एंड सी. इन सब की एवरेज हम ए सपोज कर लेते हैं. कैपिटल ए इन तीनों की एवरेज है, यानी कि ये हमारा होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3. ठीक है. अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर सारी जितने भी नंबर की हमने एवरेज निकाल ली है, अगर उन सब में हम सेम नंबर ऐड कर दें, ठीक है, तो उसकी जो नई एवरेज बनेगी उन नंबर्स की वो क्या होगी? वो सेम नंबर ही ज्यादा होगी पुराने वाली एवरेज से. ठीक है, यानी कि अगर मान लो मैं सब में x ऐड कर दूं, a प्लस एक्स, बी प्लस एक्स एंड सी प्लस एक्स, और जो इन तीनों की मैं एवरेज निकाल लूंगा वो देखते हैं क्या आएगी. ठीक है, इन तीनों की जो एवरेज न्यू आएगी वो क्या आएगी? इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3, a प्लस एक्स, बी प्लस एक्स एंड c प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3. ठीक है, और ये 3 टाइम्स x आएगा, इसको मैं अलग से लिख लेता हूं अपॉन 3x प्लस. ठीक है, लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया, अलग अलग कर दिया, बेस सेम है तो कर सकते हैं हम. ठीक है, अब देखो ये इसकी वैल्यू क्या है? पुरानी एवरेज, ओल्ड एवरेज, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? a, और ये क्या बन जाएगा? 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये क्या आएगा? a प्लस एक्स. ठीक है, यानी कि जो नई एवरेज आई है वो पुरानी एवरेज से क्या है? x ज्यादा, जो अमाउंट हमने सब में ऐड की है. ठीक है, इससे हमें क्या पता लगा है? अगर सभी सीरीज में हम x ऐड कर दें सभी टर्म्स में जिनकी हमने एवरेज निकाल ली है, तो उनकी एवरेज भी क्या होगी? x ही बढ़ जाएगी. ठीक है, सेम कंसेप्ट ये हमारा किस पे लगेगा? सब्ट्रैक्शन पे भी. वो आप अपने आप प्रूव कर लेना, मैं प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा. ठीक है, अगर तीनों में से मैं x माइनस कर दूं, a माइनस एक्स, b माइनस एक्स एंड c माइनस एक्स, ठीक है, तो इनकी जो नई एवरेज आएगी a न्यू, वो क्या आएगी? हमारी पुरानी एवरेज थी जो a माइनस एक्स. ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज होगी, फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी पे बेस मैं आपसे दो क्वेश्चन डिस्कस करता हूं. ठीक है, पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 24. जो औसत आय है एक फैमिली की जिसमें 5 मेंबर हैं वो कितनी है? 24 इयर्स. फाइंड द एवरेज एज ऑफ फैमिली आफ्टर 2 इयर्स. 2 साल बाद उस फैमिली की एवरेज एज क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो 2 साल बाद हर मेंबर की एज 2 साल ज्यादा हो जाएगी, यानी कि हर मेंबर की एज में कितना ऐड हो जाएगा? 2 2 2 2 2 ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से क्या है कि अगर उनकी एवरेज सब में सभी नंबर्स में हम 2 2 ऐड कर देंगे तो उनकी एवरेज भी क्या हो जाएगी? 2 इंक्रीज. तो फर्स्ट केस में हमारा आंसर क्या आएगा? 24 उनकी प्रेजेंट एवरेज है,
उसमें हम 2 ईयर्स ऐड कर देंगे क्योंकि सबकी 2 ईयर इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरा फर्स्ट का आंसर क्या आ गया 26। ठीक है, सेकंड बात करते हैं। सेकंड में क्या है, एवरेज एज ऑफ फैमिली 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले निकालना है। अब देखो 3 साल पहले देखेंगे तो हर मेंबर की एज 3-3 साल कम होगी, यानी कि एवरेज एज भी क्या हो जाएगी 3 साल कम। तो ये हो गया 24 माइनस 3 कर देंगे हम, तो ये मेरा आ जाएगा 21 ईयर्स। ठीक है, ये फैमिली वाले क्वेश्चन में जहां पे हम टाइमलाइन चेंज करते हैं वहां पे हमारा ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए एक इजी एग्जांपल ली थी। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर ऑफ ए फैमिली इज 24 ईयर। ठीक है, 5 लोगों का परिवार है, उनकी एवरेज एज 24 ईयर्स है। इफ द यंगेस्ट मेंबर, यंगेस्ट होता है सबसे छोटा, जो यंगेस्ट मेंबर इज 8 ईयर्स ओल्ड, वो 8 साल का है, जो सबसे छोटा मेंबर है फैमिली का। देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ यंगेस्ट मेंबर, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ आएगा, सॉरी यहाँ पे बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर। ठीक है, जब यंगेस्ट मेंबर पैदा हुआ था उस टाइम पूरी फैमिली की एवरेज एज क्या थी वो हमें निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके साथ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाले और इस प्रॉपर्टी के यूज पे जाएंगे। ठीक है, देखो द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स की एवरेज एज 24 है। ठीक है, यानी कि अगर आज की उनकी एज का सम निकालूं मैं तो 5 इंटू 24 आ जाएगा, ये आज की प्रेजेंट एज का सम आ गया। ठीक है, अब आज से 8 साल पहले, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो 8 साल पहले जाना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि उसकी प्रेजेंट एज क्या है 8 ईयर्स। तो 8 साल पहले अगर हम जाएंगे तो सभी मेंबर्स की जो एज है उसमें से 8-8 साल कम हो जाएंगे। तो फैमिली की टोटल एज कितनी कम हो जाएगी, टोटल हर की एज में से 8-8 साल गए, मेंबर कितने हैं 5। ठीक है, तो ये 8 साल पहले उनकी एजेस का सम क्या होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब 8 साल पहले एट द टाइम ऑफ बर्थ फैमिली में मेंबर कितने रह जाएंगे 4, 5 मेंबर तो नहीं होंगे ना, क्योंकि अभी एक मेंबर हमारा आया नहीं है। ठीक है, तो इसको अब हम किससे डिवाइड करेंगे, ये तो आ गया फैमिली की एजेस का सम। ठीक है, ये प्रेजेंट एजेस का सम, उसमें से अगर 8 साल पीछे जाएंगे तो हर की 8-8 साल कम हो जाएगी, 5 मेंबर है तो उनका सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, क्योंकि अब मेंबर 4 रह जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या आएगा 24 इंटू 5। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये मेरा 120 माइनस, तो मेरा ये 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी को मैं आपको अब समझाऊंगा इस प्रॉपर्टी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट से। ठीक है, ध्यान से समझना जरा। अब देखो प्रेजेंट 24 है एवरेज एज। ठीक है, अगर 8 साल पहले जाऊंगा तो पूरी फैमिली की एवरेज एज क्या हो जाएगी 24 माइनस 8 कर देंगे हम, तो कितनी होगी 16। ठीक है, अब देखो 5 मेंबर के हिसाब से किया भी हमने, यानी कि सबके पास कितने कितनी एज होगी 16 16 16 16। ठीक है, 5 मेंबर थे, ध्यान से रखना, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब वहां पे एक मेंबर तो कम हो गया, उस टाइम पे एक मेंबर था नहीं, तो जो ये एक्स्ट्रा 16 इयर्स है ये कहां पे जाएंगे, बाकी चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी चारों को कितना कितना मिलेगा, 16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करके देखूं तो हर को कितने कितने ईयर और मिल जाएंगे 4 ईयर, यानी कि सबको 4 और मिल जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या आ गया, उस टाइम उनकी एवरेज एज क्या होगी 20। ठीक है, अगर मेरे को ये कंसेप्ट क्लियर है तो मैं बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इसकी, हमारी 3 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, जैसे अगर मान लो वही सेम 3 नंबर है हमारे पास ए बी एंड सी, और इनकी जो एवरेज है तीनों की वो क्या है हमारी कैपिटल ए। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम सभी नंबर्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स बी एक्स सी एक्स, तो नई एवरेज क्या आएगी, कर लेते हैं नई एवरेज, ए न्यू हम निकाल लेते हैं, क्या आएगी ए न्यू मेरी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, एक्स कॉमन निकल जाएगा, ये मेरे पास बचेगा
a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, और a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 क्या है? ओल्ड एवरेज, ठीक है। तो मेरी नई एवरेज क्या हो जाएगी? एक्स से मल्टीप्लाई। अगर मैंने सभी नंबर को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो उन नंबर्स की एवरेज भी क्या हो जाएगी? एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट था ये भी, ठीक है। सिमिलरली जैसे वहां पे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए किया, यहाँ पे हम यही सेम कंसेप्ट डिवाइड पे भी लगेगा। अगर सारे नंबर को हम एक्स से डिवाइड कर दे, इसको आप प्रूव कर लेना, इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो जो इनकी ए न्यू आएगी, ये क्या आएगी हमारी? ओल्ड ए डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। अब इस कंसेप्ट के रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7। 7 के पहले 4 मल्टीपल्स की हमें एवरेज निकालनी है। मल्टीपल मतलब गुणजों की, जो उनके गुणज हैं उनकी हमें एवरेज निकालनी है। अभी देखो इसके पहले 4 मल्टीपल्स होंगे क्या? 7, ठीक है। मुझे इसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज कैसे करेंगे? देखो अगर मैं इन सब में से 7 डिवाइड कर दूं 7 से, तो मेरे को क्या आ गया? 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इन सब की एवरेज निकाल देते हैं हम, सिर्फ 1 2 3 4 की, ठीक है। इनकी एवरेज क्या आएगी? 4 3 7 8 9 और 10, 10 डिवाइडेड बाय 4, ये मेरा आ गया 2.5, ठीक है। अब देखो इनकी एवरेज क्या है? 2.5, ठीक है। तो इसकी एवरेज क्या आएगी? इन सब की क्या हुआ है? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो एवरेज को भी क्या करो? 7 से मल्टीप्लाई, तो 2.5 इंटू 7 कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 17.5। हमने क्या किया? 1 2 3 4 की एवरेज निकाल ली, और उसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एवरेज को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैंने 4 टर्म्स ली थी, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ठीक है वो भी निकाल लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे ज्यादा टर्म्स होती, फर्स्ट 10 का निकालना होता, तो ये काफी इजी पड़ जाता, ठीक है। इसका एक और मेथड भी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको इस प्रॉपर्टी का यूजेस समझाने के लिए मैंने ये यूज किया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इन तीनों नंबर्स की मेरे को एवरेज निकालनी है, ठीक है। अब देखने से मेरे को पता लग रहा है कि ये सारे क्या हैं? हमारे 13 के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो अगर मैं मान लो 13 से डिवाइड कर दूंगा इन सबको, तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा? 537। अब 537 की मैं एवरेज निकाल लूंगा। 537 की मेरी एवरेज क्या आएगी? 5, तो उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इन तीनों की एवरेज आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इन तीनों की एवरेज निकालनी है, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या कर रहे थे? सिर्फ डिवाइड कर रहे थे। अगर यहाँ पे अब हमें मल्टीप्लाई की भी जरूरत पड़ सकती है, अगर मान लो पॉइंट्स हमें हटाने हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक में हमें सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है, ठीक है। दोनों चीजें कर सकते हैं। जैसे देखो अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि पॉइंट्स खत्म हो जाएं, और 13 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 137, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 137 की एवरेज निकाल लेंगे, ये आ जाएगी मेरी 11/3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 13 से डिवाइड किए, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 143/30, ठीक है। सिर्फ 3 को डिवाइड करके हम पॉइंट लगा लेंगे, ये मेरा आ जाएगा 4.766, ठीक है। तो ये हमारी होगी फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी और उसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका यूज करके हमारी कैलकुलेशन बहुत रिड्यूस हो जाती है, तो प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना, ठीक है। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, मान लो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं 50 20 10 30 60 40 एंड 70, ठीक है। इन सब का अगर मैं एवरेज निकाल लूंगा, ठीक है, वो क्या आएगा मेरा? इनका सम करके देख लेना आप, ये आएगी 280/7, ये आ जाएगा मेरा 40, ठीक है। अब जो ये मेरी प्रॉपर्टी है,
इसमें क्या है कि टोटल जो सरप्लस और डेफिसिट है, ठीक है, सरप्लस मतलब जो ज्यादा, डेफिसिट जो कमी, इस एवरेज से बाकी नंबर का जो सरप्लस और डेफिसिट है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी कि टोटल उनका सम क्या आएगा, 0। ठीक है, अब मैं अब आपको समझाता हूँ वो क्या मतलब है इसका। जैसे हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में किया था कि हर कोई किसी को दे देता है, जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को दे देगी वैल्यू, ताकि सबके पास इक्वल वैल्यू आ जाए। ठीक है, यानी कि जिसने जितना दिया है तो किसी ने उतना लिया भी होगा। ठीक है, तो देना और लेना दोनों बराबर अमाउंट में होंगे। अब जैसे देखो ये एवरेज से क्या है, ये अमाउंट हमारी +10 है, 10 ज्यादा है, ये क्या है एवरेज से, एवरेज 40 है ना मेरी, तो उसके कंपैरिजन में -20 है। ये क्या है, -30। ये हमारी अमाउंट -10, ये हमारी +20, ये हमारी सेम है, कोई इफेक्ट नहीं है, ये हमारी +30। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 30 का डेफिसिट है, यहाँ पे 30 सरप्लस है, 20 सरप्लस 20 डेफिसिट, 10 डेफिसिट 10 सरप्लस, यानी कि जितना ज्यादा किसी के पास है उतना ही किसी के पास कम है, तभी तो सबसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके 40 बनेगा ना एवरेज, यानी कि टोटल सरप्लस इज इक्वल टू टोटल डेफिसिट। ठीक है, अब आपको अभी ये प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल करेंगे फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल लिखता हूं पहली। तो हमारा क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट्स। ठीक है, यानी कि 17 नंबर्स है हमारे पास कोई, उनकी एवरेज 60 है, औसत। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9, जो 17 है ना उसमें से जो पहले 9 नंबर्स हैं उनकी एवरेज 57 है, एंड द लास्ट 9 जो आखिरी 9 है उनकी औसत 65 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नाइन्थ रिजल्ट। तो नाइन्थ रिजल्ट की क्या वैल्यू है, पहले एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, जो 17 रिजल्ट्स हैं इनकी एवरेज क्या है, 60, और जो हमारे फर्स्ट 9 है उनकी 57 है। ठीक है, और जो हमारे लास्ट 9 है उनकी एवरेज हमारी क्या है, 65। ठीक है, अब देखो टोटल 17 टर्म्स हैं, अगर उसमें से पहली 9 और आखिरी 9 करूंगा तो टोटल 18 टर्म्स बन रही हैं। ठीक है, यानी कि एक टर्म डबल काउंट हो रही है, 2 बार काउंट होगी, वो कौन सी टर्म होगी, 9th टर्म। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हमेशा या तो जो चीज डबल काउंट हो रही होगी उसकी वैल्यू पूछेंगे, या जो चीज मिसिंग होगी। ठीक है, डबल काउंट का मतलब समझ में आ रहा है। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो 1 2 3, ये 3 नंबर हैं, पहले 2 का सम और आखिरी 2 का सम। अगर मैं ये बोलूं तो इसमें 2 बार काउंट नहीं हो रहा, पहले 2 के सम में भी 2 आ रहा है, लास्ट 2 के सम में भी 2 आ रहा है, इसे हम डबल काउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 9th टर्म जो होगी उसकी डबल काउंटिंग हो रही है, तो हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, पहले हम बेसिक कंसेप्ट से करते हैं बिल्कुल। ठीक है, देखो अगर मैं लिखूं सबसे पहले 9 इंटू 57, ये मेरा क्या आ जाएगा, 1 to 9 टर्म्स का सम आ जाएगा, 1 to 9 टर्म्स जो होंगी उनका सम आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर मैं 9 इंटू 65 कर दूं तो ये क्या आ जाएगी, लास्ट 9 टर्म, यानी कि 9 से लेके 17 टर्म्स तक का सम आ जाएगा। अब देखो 9 यहाँ पे भी आ गया, 9 यहाँ पे भी आ गया, अगर मैं इसमें से 17 इंटू 60 कर दूं तो ये क्या है, 1 से लेके 17 तक का सम। ठीक है, अब देखो ये 1 से लेके 17 तक का सम है ये दोनों मिला के, लेकिन 9 2 बार आ रहा है, तो उसमें से सिर्फ 1 से लेके 17 का माइनस कर दूंगा तो 9th टर्म आ जाएगी मेरे पास। तो ये किसके बराबर आएगी, हमारी 9th टर्म या 9th रिजल्ट। ठीक है, अब देखो ये कैलकुलेशन कितनी होगी इसमें, अब एक बार मैं सोल्व करता हूं आपको। ठीक है, इसमें से हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं दोनों टर्म्स में से, तो हमारा 57 एंड 65 ऐड हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमारा 17 इंटू 60। ठीक है, इसमें से हमारा 6 कॉमन निकल जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 3 इंटू 61 माइनस 170, और ये हमारा आ जाएगा 6 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करके अगर माइनस कर देंगे 13, तो ये मेरा आ गया 70। तो 9 टर्म क्या आ गई मेरी, 78। ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट।
अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूं जो अभी हमने डिस्कस की है कि टोटल सरप्लस और टोटल डेफिसिट इक्वल होना चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, अब देखो ओवरऑल एवरेज क्या है 60, ठीक है, जो फर्स्ट 9 की एवरेज क्या है वो है 57, यानी कि 3 डेफिसिट है, ठीक है, 3 कम है सबकी एवरेज से, तो उसको मैं -3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और टर्म्स कितनी है 9, तो 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल डेफिसिट कितना आ जाएगा -27, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट 9 का क्या है 5 सरप्लस, ठीक है, तो +5 लिखता हूं इसको मैं, इनटू ये भी 9 टर्म्स है, ठीक है, तो ये कितना आ गया +45, ठीक है, यानी कि ओवरऑल क्या आ रहा है, जो ओवरऑल है वो क्या है मेरे पास +18, यानी कि 18 सरप्लस आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारी हिसाब से तो यार सरप्लस आना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सरप्लस आ क्यों रहा है? वो आ रहा है क्योंकि 9 दो बार काउंट हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल एवरेज नहीं है इन दोनों का, इसमें 9 डबल काउंटिंग हो रही है, तो उस 9 के कारण सरप्लस आ गया, यानी कि 9 क्या है हमारा सभी एवरेज से 18 ज्यादा है, इसलिए सरप्लस आ गया, तो 9th टर्म क्या हो जाएगी मेरी सबकी एवरेज +18, तो मेरा आंसर क्या आ गया 78, ठीक है। अब देखो इसमें कैलकुलेशन चेक करो और इसमें कैलकुलेशन चेक करो, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स की एवरेज 50 है, ठीक है, मैं लिख लेता हूं, जो 9 नंबर्स हैं उनकी एवरेज कितनी है 50, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, जो उसमें से पहले 5 हैं उनकी एवरेज क्या है 54, एंड दैट ऑफ लास्ट 3, और जो आखिरी 3 है उनकी एवरेज क्या है 52, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिक्स्थ नंबर। अब देखो मैंने आपको पहले समझाया था, ऐसे क्वेश्चन में या तो जो मिसिंग होगा या डबल काउंट होगा उसकी वैल्यू पूछेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 5 और 3 8, यानी कि टोटल 8 टर्म्स बनी है, ठीक है, यानी कि एक टर्म मिसिंग है, वो कौन सी टर्म होगी, देखो पहली 5 और आखिरी 3, तो 6 टर्म ही बची, ठीक है। तो अब इसमें क्या कंसेप्ट लगाएंगे हम, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट के साथ करता हूं मैं, 9 इंटू 50 अगर मैं करूंगा ये क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा 1 to 9 टर्म्स का, ठीक है, किसका सम आ जाएगा 1 to 9, अगर इसमें से मैं फर्स्ट 5 का माइनस कर दूं, ये किसका है 1 to 5 का, और लास्ट 3 का माइनस कर दूं 3 इंटू 52, ये क्या है लास्ट 3, यानी कि 7 से 9, 7 8 9, ठीक है, तो मेरा क्या आना चाहिए हमारी सिक्स्थ टर्म, ठीक है, तो ये मेरा क्या आएगा ये मेरा आंसर आ जाएगा 24, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से किया मैंने। अब हम हमारा डेफिसिट और सरप्लस वाला लगाते हैं कंसेप्ट, ठीक है, अब यहाँ पे सबकी 50 है, पहले 5 की क्या है 4 सरप्लस, ठीक है, यानी कि +4 इंटू 5, तो कितना आ गया ये 20 +20 का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 2 का सरप्लस, तो +2 इंटू 3, तो टोटल सरप्लस कितना आ गया 6, तो ये सरप्लस कितना बन गया 26, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा आ रहा है 26, ठीक है, ओवरऑल बैलेंस होना चाहिए, अब इसको बैलेंस कौन करेगा, जो टर्म मिसिंग है, यानी कि वो टर्म क्या होगी ओवरऑल एवरेज से 26 कम होगी, क्या होगी ओवरऑल एवरेज से 26 कम, और हमारी ओवरऑल एवरेज क्या है 50, ठीक है, तो उससे 26 कम होगी, तो ये एक्स्ट्रा 26 उसको मिल जाएगा उसकी एवरेज को 50 बनाने के लिए, तो हमारी सिक्स टर्म क्या होगी हमारी सरप्लस डेफिसिट वाले कंसेप्ट से 50 माइनस 26, तो आंसर मेरा क्या आ गया 20, ये हमारी सारी प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई है। अब हम फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने की एवरेज की प्रॉपर्टीज, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, जो भी एवरेज की वैल्यू आएगी वो जिन टर्म्स का हम एवरेज निकाल रहे हैं उसके मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगी, यानी कि कभी भी मिनिमम वैल्यू से कम एवरेज नहीं आ सकती और मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा एवरेज नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि हमको पता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट से कि जिसके पास सरप्लस होता है वो बाकियों में बट जाता है कम वालों में, ठीक है, तो उतनी वैल्यू आ ही नहीं सकती कभी, जब कोई किसी में बांट रहा है तो खुद की वैल्यू कम होगी, तो ओवरऑल एवरेज हमेशा मैक्सिमम से कम आएगी, और जो सबसे कम होता है उसको कुछ मिलेगा तो वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी थी सेकंड और थर्ड कि अगर हम किसी सीरीज
कि जिसकी एवरेज हमने निकाली हुई है उस सब में एक्स ऐड कर दे या कोई टर्म माइनस कर दे सब्ट्रैक्ट, तो वही इंपैक्ट उसका क्या पड़ेगा एवरेज पे। ठीक है, एवरेज भी उतनी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। फिर हमने फैमिली वाला कंसेप्ट लिया था एक कि 5 साल 5 मेंबर है, उनकी एज 24 है प्रेजेंट एवरेज एज। ठीक है, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगी, हम 2 ऐड कर दिया। ठीक है, 26 बन गया। 3 साल पहले कितनी होगी एवरेज एज, 3 माइनस कर दिया। ठीक है, फिर इसी कंसेप्ट को हमने इंक्रीज करके एक और क्वेश्चन बनाया कि उनमें जो सबसे स्मॉल मेंबर है फैमिली का, छोटा, उसकी उम्र 8 साल है, जब वो पैदा हुआ होगा तो उस टाइम एवरेज एज क्या होगी। तो हमने क्या किया, पहले 24 प्रेजेंट एवरेज एज थी, उसमें से हमने 8 साल कम कर दिए, तो 8 साल पहले फैमिली की एवरेज एज कितनी आ जाएगी, 24 माइनस 8 16। लेकिन उस टाइम मेंबर भी एक कम हो गया, तो जो ये फिफ्थ मेंबर की 16 है ये बाकी सब में डिवाइड हो जाएगी, कितनी कितनी मिल जाएगी, 16/4 करके देख लिया, हर को 4 मिल जाएगी, तो ओवरऑल एवरेज क्या बन जाएगी 20। ये बेसिक कंसेप्ट से किया था, आप देख लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या की थी, सेम अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दें सभी नंबर से तो उनकी एवरेज भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर डिवाइड कर दें तो डिवाइड हो जाएगी एवरेज। ठीक है, फिर हमने कंसेप्ट किया था कि अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल की हमसे एवरेज पूछ ले तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसके नंबर्स की एवरेज निकाल लेंगे, उसमें से वो नंबर कॉमन निकाल के, ठीक है, उनकी एवरेज निकाल के उसी नंबर से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 के 4 मल्टीपल पूछा, मैंने 1 2 3 4 की एवरेज निकाल ली, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हर नंबर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, 13 कॉमन निकाल लिया सब में से। ठीक है, तो 5 3 7 की एवरेज निकाल ली, उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन सब की एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हम डिवाइड और मल्टीप्लाई इकट्ठा भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, जो इनकी डेसिमल पॉइंट है उसको खत्म करने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 13 से डिवाइड, क्योंकि 13 की मल्टीपल है। तो मैंने 137 की एवरेज निकाल ली, जिससे हमने डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई कर दो, जिससे मल्टीप्लाई किया था उससे डिवाइड कर दो, तो ये इनकी एवरेज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आज का हमारा वो था सरप्लस डेफिसिट वाला, कि जो एवरेज वैल्यू से पूरे नंबर्स का जो सरप्लस और डेफिसिट आएगा उनका जो सम आएगा वो 0 आएगा, या फिर आप ये कह सकते हो सरप्लस और डेफिसिट दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, जो अमाउंट ज्यादा है और जो अमाउंट कम है दोनों क्या होंगी, बराबर। ठीक है, ये कंसेप्ट समझने के लिए हमने एक एग्जांपल किया जिसमें 17 रिजल्ट थे, उनकी एवरेज 60 थी, फर्स्ट 9 की 57, लास्ट 9 की 65। ठीक है, यानी कि 9 क्या हो रहा है, डबल काउंट, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 9 की। तो हमने सरप्लस वाला कंसेप्ट लगाया, फर्स्ट 9 की एवरेज क्या है, 3 कम टोटल एवरेज से, तो -3 × 9 कर दिया, तो ये इतना कम है टोटल। लास्ट 9 की क्या है, 5 ज्यादा, 5 ज्यादा तो 45 मैंने ऐड कर दिया, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, 18 ज्यादा आ रहा है। 18 ज्यादा आया क्यों, क्योंकि एक चीज डबल काउंट हो रही है। डबल काउंट कौन सी हो रही है, हमारी 9th टर्म, यानी कि 9th टर्म क्या है, सभी एवरेज से 18 ज्यादा है, तो मैंने सबकी एवरेज में 18 ऐड कर दिया, तो 9th टर्म आ गई मेरी। ठीक है, नेक्स्ट हमने किया था सेम एग्जांपल इसी टाइप का, लेकिन उसमें क्या था, एक टर्म मिसिंग थी, डबल काउंट नहीं, मिसिंग। ठीक है, 6 टर्म यहाँ पे मिसिंग थी, तो पहले मैंने वही डेफिसिट वाला निकाल लिया। अब ये एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा जाएगा किसके पास, 6th टर्म के पास चला जाएगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल डेफिसिट तो हमें 0 करना है। ठीक है, तो यानी कि वो क्या है, 6 टर्म, क्योंकि उसको 26 मिलेंगे तो वो 26 कम होगा ओवरऑल एवरेज से, तो ओवरऑल एवरेज 50 थी, उसमें से 26 मैंने माइनस कर दिया, तो मेरी 6 टर्म क्या आ गई, 20। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो please hit the like button and give your feedback in the comment section. In the next lecture we will discuss the concept of weighted average. Thank you students.